नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो साझा बयान आया है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसने किस प्रकार से पाकिस्तान को घेर दिया है और पाकिस्तान आखिर क्यों तिलमिला रहा है। तो आप सबको ज्ञात होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को एक साझा बयान जो था भारत और अफ़गानिस्तान ने मिलकर साइन किया और इसको फिर प्रकाशित किया था। तो ये बात है सुबह की 10 अक्टूबर 2025 की। साउथ ब्लॉक में ये बयान जो है ये साइन किया जाता है एक मुलाकात के बाद, जिसने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक मानचित्र को एक नया आकार दे दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर मुत्तकी से मुलाकात की और ये मुलाकात जो थी ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार थी कि दोनों देशों ने मिलकर एक साझा बयान यानी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में स्वास्थ्य, मानवतावादी सहयोग यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और आतंकवाद विरोध पर विस्तृत समझौते शामिल थे। भारत ने अफगानिस्तान को जम्मू कश्मीर भारत में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया। नोट किया जाए, जम्मू कश्मीर भारत में हुए आतंकवादी हमले की। यही 3 शब्द थे, जम्मू कश्मीर, भारत, पाकिस्तान की राजनीति में बम की तरह फटे। यह विस्फोट गोले बारूद से नहीं बल्कि शब्दों की कूटनीति से हुआ। ध्यान में देने वाली बात यह है, इस्लामाबाद में भूचाल सा आ गया इस बयान को सुनने के बाद में। घंटों के भीतर ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल के राजदूत को तलब कर लिया। उनका बयान था कि यह संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का सरासर उल्लंघन है और कश्मीर की विवादित स्थिति की अनदेखी की गई है, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। पर असली चोट कहीं और थी। पाकिस्तान को विश्वासघात का एहसास हुआ। जिस अफगानिस्तान को वह दशकों तक छोटा भाई समझता रहा, वही अब भारत के साथ खड़ा उसको दिखाई दे रहा था। तालिबान शासन, जिसे पाकिस्तान ने कभी पाला पोसा, अब भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। ये इस्लामाबाद के लिए राजनीतिक दुस्वप्न से कम नहीं था। सोचिए क्या हालत हो सकती है यदि जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा कि आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आज आपके तथाकथित दुश्मन के साथ जाके खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो भारत ने अफगानिस्तान में अपनी वापसी दर्ज कर ली थी। भारत का अफगानिस्तान में निवेश हमेशा विकास पर आधारित रहा है, हथियारों पर नहीं। जहां पाकिस्तान ने सुरक्षा को सौदेबाजी का औजार बनाया, वहीं भारत ने सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और जल विद्युत परियोजनाओं से लोगों का दिल जीता। इस नए संयुक्त बयान में वही विकास कूटनीति फिर से लौटकर आई है। काबुल में थैलेसीमिया केंद्र का निर्माण करना, विभिन्न प्रांतों में मातृत्व और डायग्नोस्टिक संस्थान यानी मैटरनिटी क्लिनिक्स का एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें से कि 5 मैटरनिटी क्लिनिक जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। बागरामी जो कि काबुल के पास है, उसमें 30 बेड का एक हॉस्पिटल जो है उसका निर्माण होगा। और भारत 20 भारतीय एम्बुलेंसेस को अफगानिस्तान के स्वास्थ्य तंत्र में शामिल करने के लिए समर्पित करेगा। ये कैसे जाएंगी ये भी दिखने वाली बात है। ये सिर्फ मानवीय परियोजना नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर की लौह रीढ़ है, यानी कि आयरन स्पाइन। हर अस्पताल भारत की मौजूदगी को गहराता है और हर एम्बुलेंस भारत की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाती है। यानी मानवता के भीतर रणनीति की मजबूती यहाँ पर देखने को हमें मिल रही थी। अब इस शिष्टाचार के पीछे संदेश आखिर क्या था? बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति जो थी वो थी, अफगानिस्तान की भूमि भारत के विरुद्ध किसी भी समूह या व्यक्ति द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाने दी जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा बयान था। ये मात्र औपचारिक वाक्य नहीं था, ये दक्षिण एशिया के मानचित्र पर नई रेखा खींचने वाला वक्तव्य था। और इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था, आतंकवाद की जड़ें अब सभी को ज्ञात है। सबको मालूम है आतंकवाद कहाँ से आता है, उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं। तालिबान सरकार का यह आश्वासन पाकिस्तान के उस दावे पर सीधा प्रहार था जिसमें वह भारत पर अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग का आरोप लगाता रहा है।
भारत ने इस एक पंक्ति के जरिए दक्षिण एशिया में आतंकवाद के भूगोल को परिभाषित करके रख दिया। ये इस बयान की विशेषता रही और इसलिए पाकिस्तान का तिल मिलाना जो है वो जायज़ था। पाकिस्तान को एक दोहरी चोट का एहसास हुआ। पहली चोट, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का रणनीतिक पिछवाड़ा नहीं रहा, वो उसका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड नहीं रहा। दूसरी चोट, जम्मू कश्मीर भारत का उल्लेख पाकिस्तान की दशकों पुरानी अंतर्राष्ट्रीय दलीलों पर एक करारी चोट साबित हुआ। अफगानिस्तान ने उस इलाके को भारत का हिस्सा स्वीकार कर पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को धाराशायी कर दिया। यह देखने में छोटा शब्द है, पर कूटनीति में शब्द ही शस्त्र होते हैं, ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर ये जॉइंट स्टेटमेंट जो था ये बाहर आया। ड्यूरेंट लाइन पर बदलता परिदृश्य, ड्यूरेंट लाइन को कभी भी अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बयान जारी होते ही अफगान पाक सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई, होनी हुई थी। चमन और तोरखाम सेक्टर्स में दर्जनों सैनिक मारे गए। अफगान दावे के अनुसार 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और जब ये इसको बोला जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि करीब 200 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक हताहत हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सीमा पार बंद कर दिया, व्यापार रोक दिया, अफगानिस्तान पर पूरा का पूरा दोष मढ़ दिया। पर असली कहानी ये थी कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से डरने की बजाय उसका सामने करना लगा था। दिल्ली काबुल संवाद ने काबुल को यह नैतिक बल दिया कि वह पाकिस्तान की शर्तों को ठुकरा सके। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तालिबान की नई चुनौती क्या थी? वो थी आत्मनिर्भर काबुल। आत्मनिर्भर भारत से डील कर रहा था और अब आ गया आत्मनिर्भर काबुल। पहले से अफगान शासक, चाहे राजा हो या कम्युनिस्ट या हो इस्लामी, हमेशा से किसी न किसी रूप में पाकिस्तान पर निर्भर रहे हैं। लेकिन तालिबान 2.0 अब राष्ट्रीय स्वाभिमान की भाषा बोल रहा है। जब मुत्तकी ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, तो यह एक कूटनीतिक तीर था जो सीधे रावलपिंडी के दिल पर जाकर लगता है। इस बयान ने पाकिस्तान के उस आरोप को पलट कर रख दिया कि टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है। ये बयान जो है अब खोखला हो गया। अब तालिबान कह रहा है अपना घर खुद संभालो, और भारत इस नए आत्मनिर्भर अफगानिस्तान का साझेदार बन रहा है। अब पाकिस्तान को तिल मिलाना तो बनता है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सीमाओं से परे गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। और सीमा कौन सी? बीजिंग और मॉस्को दोनों इस बदलाव पर नज़र रख रहे हैं। चीन जो अफगान खनिजों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर रहा था, अब भारत की वापसी से असहज सहन कर रहा है, असहज दिखाई दे रहा है। रूस को ये संतुलनकारी उपस्थिति लग रही है। चीन के वर्चस्व के विरुद्ध एक शांति स्थापक भूमिका इस समय नजर आ रही है। अमेरिका को भी इसे लोकतांत्रिक स्थिरता के एशियाई मॉडल के रूप में देख रहा है, जहां भारत बिना सैन्य हस्तक्षेप के स्थायित्व का पर्याय बन रहा है। स्टेबिलिटी का एक नमूना भारत इस समय पेश कर रहा है इस इलाके में। पर पाकिस्तान का द्वंद्व कहाँ शुरू होता है? इस्लामाबाद अब एक असंभव समीकरण में फंसा है। अगर वह अफगानिस्तान पर हमला करता है तो एक और मुस्लिम पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेगा। अगर चुप रहता है तो वह उसकी कमजोरी की स्वीकारोक्ति मानी जाएगी। आगे कुआं पीछे खाई। उधर भारत बिना एक भी गोली चलाए दोनों मोर्चों पर नैरेटिव जीत चुका है। जहां पाकिस्तान के पास सिर्फ बारूद है, वहां भारत के पास भरोसा है। और यही भारत की असली ताकत है और विश्व को यह ताकत दिखाई भी दे रही है। नया कूटनीतिक व्याकरण इस समय लिखा जा रहा है। और वो क्या है? अब दक्षिण एशिया की राजनीति केवल भारत पाक तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान अब मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन गया है। भारत ने बिना तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए संवाद की राह बनाई। इसे कहा जा सकता है नॉन रिकग्निशन डिप्लोमेसी। ये एक नया शब्द जो है ये कॉइन किया जा सकता है, नॉन रिकग्निशन डिप्लोमेसी। यह नीति भारत को शक्ति प्रक्षेपित करने,
साझेदारी बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय वैधता बनाने की अनुमति देती है। यह है नैतिक संयम और रणनीतिक यथार्थवाद का नया मॉडल। भारत ने डिप्लोमेसी की परिभाषा बदलकर रख दी। नया महान खेल क्या होता है 225 का संस्करण अब हमारे सामने खुलता दिखाई दे रहा है। पहलू क्या है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कूटनीतिक रुख पुनः सक्रियता पर बिना औपचारिक मान्यता संतुलित कूटनीति से वैधता की खोज, असुरक्षित और अलग थुलग सुरक्षा नैरेटिव, आतंकवाद के क्षेत्रीय स्रोत पर फोकस, भारत विरोध में भूमि के उपयोग से इनकार, आतंक निर्यातक के रूप में घिरा प्रतीकात्मक संकेत, जम्मू कश्मीर भारत का उल्लेख, भारत के क्षेत्रीय दावे को स्वीकार और विरोध को तर्कविहीन प्रतिक्रिया, रणनीतिक परिणाम, प्रभाव और भरोसा बढ़ा, सहायता और मान्यता, आत्मनिर्भरता मिली, प्रभुत्व और विश्वसनीयता खो गई। ये थे कुछ आयाम जो कि इस समझौते में देखने को मिले। भारत की रणनीतिक जीत जो थी वो दर्ज की गई 10 अक्टूबर 2025 को। यह संयुक्त बयान भारत के लिए एक त्रिस्तरीय विजय है, यानी 3 डायमेंशनल विन। वो कैसे? पहला डायमेंशन, पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। नंबर 2, भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का विश्वसनीय प्रहरी बना दिया गया। और नंबर 3, अफगानिस्तान के जरिए नई एशियाई साझेदारी की नींव रख दी गई। ये 3 चीज़ें जो थीं ये आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी। बिना गोली चलाए भारत ने वही किया जो महाशक्तियां करती हैं, दृष्टिकोण को आकार देना, परिस्थिति को नियंत्रण करना और नैरेटिव पर कब्जा करना। भारत ने इस खेल को बखूबी खेला। पाकिस्तान का यथार्थ से अब सामना हो चला था। अब पाकिस्तान के पास कोई आसान रास्ता नहीं है। काबुल पर उसका प्रभाव कम हो रहा है, कश्मीर पर उसका नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और सेना थकी हुई है, भाग रही है। तालिबान, जिन्हें उसने कभी रणनीतिक संपत्ति कहा था, अब राष्ट्रवादी शक्ति बन चुके हैं और भारत उनके साथ खड़ा है। यह इतिहास का सबसे तीखा व्यंग है। पालनहार अब प्रतिद्वंदी के साझेदार बन गए हैं। इस चीज को भूलें नहीं, पालनहार अब प्रतिद्वंदी के साझेदार बन गए हैं। और अंतिम पंक्ति क्या है कि भारत का मार्ग स्पष्ट है। भारत की अफगान नीति अभी सतर्क है, पर उसका दिशाबोध स्पष्ट है। नई दिल्ली पुल बना रहा है जहां दूसरों ने दीवार खड़ी की थी। ये भारत की कूटनीति को दर्शा रहा है। काबुल के बाजारों में आज भी भारतीय डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों की यादें जिंदा हैं। वहाँ स्मृति भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक पूंजी है। 21वीं सदी का ग्रेट गेम अब तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि सहानुभूति और धैर्य से खेला जाएगा। और उस शतरंज की बिसात पर भारत ने अभी अभी अपनी पहली चाल चली है। देखते जाइए आगे की चालें भारत और विश्व के लिए क्या क्या लेकर आती हैं। और मेरा मानना इस समय ये है कि भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में सबसे मजबूत आवाज़ वो नहीं है जो सबसे ऊंची है, बल्कि वो है जो सही समय पर और सही शब्दों में बोली जाए। और भारत ये बात बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।